अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल फ्रॉम निक्स। हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि अखबार को हमने किस तरह पढ़ना, वो पहला हमारा टॉपिक हो चुका। अब आज हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि उस आर्टिकल के ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि हमने डॉन न्यूज़ को पढ़ना और डॉन न्यूज़ के जो आर्टिकल्स होंगे उसमें से किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन भी हासिल करनी है और साथ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना है। तो आज हम ये देखते हैं कि डॉन न्यूज़ के आर्टिकल्स को पढ़ते हुए हमने अपनी वोकैबुलरी के ऊपर कैसे फोकस करना है या उसमें से हमने ग्रामर की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो आज हमने एक ये टॉपिक देखा है और टॉपिक है ट्रम्प्स रेकलेस गैम्बिट। ये मलीहा लोधी का एक आर्टिकल है जो 9 तारीख की डॉन के अखबार में छपा था। अब अगर हम इसकी बात करें, जिसका जो पहला सेंटेंस है वो मैं पढ़ता हूँ और साथ हम डिफरेंट किस्म के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको भी देखेंगे। जब भी आपने आर्टिकल को पढ़ना है तो आपने सबसे पहले अपने रजिस्टर के ऊपर एक हाशिया लगा लेना है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक हेडिंग लिख लेनी है और वो हेडिंग आप लिखेंगे वहाँ पे नोट्स लिख लेना आपने कि आप वहाँ पे नोट्स टेकिंग कर रहे हैं। नोट्स इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ताकि जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है वो ये ऐसे अल्फाज है जो आपको लगता है कि आपके लिए वो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश ऐसे या आईआर या पोल साइंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको आपने इस जगह पर लिख लेना है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहली लाइन को पढ़ें, द यूएस इसराइल असॉल्ट ऑन ईरान हैज़ स्पार्क्ड अ रीजनल कन्फ्लिक्ट विच हैज़ प्लंज्ड द मिडल ईस्ट इनटू chaos। अब इस सेंटेंस के हम डायसेक्शन करते हैं ज़रा। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर लिखा है यूएस इसराइल और इसके दरमियान में आप एक छोटी सी डैश दिखाई दे रही है। जब भी हम दो कंट्रीज़ को इकट्ठा लिखते हैं, जैसे इंडो पाक लिखा जा सकता है, पाक अफ़गान लिखा जाता है, चाइना पाक लिखा जाता है, तो दो कंट्रीज़ को जब कंबाइन करके एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, दरमियान में एक छोटी सी डैश लगा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आ गया असॉल्ट। अब ये जो वर्ड असॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम अपने पास जो नोट्स टेकिंग का कॉलम बनाया वहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं असॉल्ट। अब ये जो वर्ड असॉल्ट लिखा, इसके नीचे हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं। असॉल्ट का मीनिंग हुआ करता है जी अटैक। इस तरह से हमारे पास एक वर्ड आ गया, ये हमारी वोकैबुलरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि हमने इस वर्ड को कैसे यूज़ करना, जिस आर्टिकल में जिस सिनेरियो में पढ़ा वो भी पॉइंट हमें मिल गया और हमें अल्फाज का मीनिंग भी मिल गया। तो असॉल्ट मीन अटैक। तो आगे हम पढ़ते हैं, द यूएस इसराइली असॉल्ट ऑन ईरान हैज़ स्पार्क्ड अ रीजनल कन्फ्लिक्ट विच। अब यहाँ जो वर्ड विच यूज़ किया गया ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम आरपी लिख लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। आरपी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये हुआ करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले हमने जो नाउन लगाया गया था उस नाउन को फोकस करना। हर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन होगा और वो नाउन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ हमारे पास नाउन आ गया कन्फ्लिक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले जो नाउन आया करता है उसी नाउन के मुताबिक हमने नेक्स्ट सेंटेंस में, यानी जो सबसीक्वेंट रिमेनिंग सेंटेंस है उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाना। कन्फ्लिक्ट एक सिंगुलर नाउन है और विच के बाद देखिए यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है और ये हैज़ किसके लिए यूज़ किया गया है? हैज़ यूज़ किया गया कन्फ्लिक्ट के लिए। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट विच हैज़ आ गया और हैज़ के बाद चूँकि ये परफेक्ट टेंस है तो हमने हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लंज्ड लगा दी। अब प्लंज्ड भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम वोकैब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने यहाँ पर अपने पास नोट कर लिया नोट्स वाले कॉलम के अंदर, प्लंज्ड। और साथ हम अब प्लंज को जहन में रखिएगा, प्लंज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब के तौर पर लगा सकते हैं और इसका जो बेसिक मीनिंग हुआ करता है वो होता है जंप करना या किसी को धकेलना, पुश करना भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों मीनिंग उसके लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया प्लंज द मिडल ईस्ट इनटू chaos। इसी तरह से वर्ड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? chaos। chaos का मानी हुआ करता है अफरा तफरी, किसी भी जगह पर ऐसे हंगामे जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाना। उसके बाद लिखा था वाइडनिंग वॉर हैज़ एनगल्फ्ड द एंटायर रीजन एंड हैज़ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। अगेन यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया एनगल्फ्ड, तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनगल्फ्ड। तो ये हमारे पास वोकैब इकट्ठी हो गई।
एनगल्फ का मानी हम ऐड कर लेंगे। बेहतर होगा कि आप इसको डिक्शनरी कंसल्ट करें और कम से कम 2 या 3 इसके सिनोनिम्स ऐड कर लें, क्योंकि जो हमारे सीएसएस का इंग्लिश का प्रेसी का पेपर हुआ करता है उसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम और 10 मार्क्स के एंट्रीम होंगे। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसके साथ एक सिनोनिम ऐड कर लें और एक एंटोनिम ऐड कर लें, तो फिर आपकी एक छोटी सी अपनी डिक्शनरी बन जाएगी। यानी एनगल्फ हमारा मेन वर्ब हो गया और उसके साथ आप सिनोनिम लिखकर एक सिनोनिम यहाँ पे ऐड कर लें और उसके नीचे आप एंटोनिम लिखकर एक एंटोनिम ऐड कर लें। इस तरह से आपके पास एक छोटी अपनी डिक्शनरी बनती जाएगी जो रिलेट करेगी हमारे नॉलेज को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी और इंग्लिश के ऐसे के साथ भी। अब यहाँ पे हमने देखा द वाइडनिंग वॉर वाला जो सेंटेंस है, द वाइडनिंग वॉर हैज़ एनगल्फ्ड, एनगल्फ जो कि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द एंटायर रीजन एंड हैज़ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले लिखा हैज़ और हैज़ के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गई, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन दोबारा यहाँ पर हैज़ का वर्ड आ गया लेकिन उसके बाद मेन वर्ब मौजूद नहीं। यहाँ पर जो हैज़ लगाया गया है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं, ये खुद एक वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म का पोजेशन जाहिर कर रहा है। पोजेशन भी है और ये एक किस्म का लिंक क्रिएट कर रहा है, अपने से पहले दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की अपने बाद दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के साथ लिंक क्रिएट कर रहा है। और ये चूँकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वाइडनिंग वॉर वो सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हैज़ इस्तेमाल किया। यानी इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, पहला हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट वाला और एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो हैज़ से पहले आ गया, ये कंजंक्शन है। एंड से पहले वाला अलग सेंटेंस और एंड के बाद अलग सेंटेंस, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। The widening war has also launched, the widening war has engulfed the entire region, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। और उसके बाद एंड हैज़, इसका सब्जेक्ट वही है जो पहला था द वाइडनिंग वॉर, हम उसी को दोबारा कनेक्ट करते हैं। द वाइडनिंग वॉर हैज़ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो इस वक्त इसराइल का यूएस का ईरान पर असॉल्ट यानी अटैक हुआ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे पूरे ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की भी हेल्प हो सकती अगर हम फोकस करें उन आर्टिकल्स को पढ़ने में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इस सेंटेंस में मेन पॉइंट डिस्कस किया गया कि इसराइल हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अटैक्स इन लेबनान, क्या इसराइल ने क्या उस स्पेसिफिक कंट्री पर अटैक किया या उसमें जो स्पेसिफिक रीजन था उस पर अटैक किया या किसी ग्रोह पर अटैक किया, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे लिखा है वाशिंगटन्स वॉर ऑफ चॉइस हैज़ एक्सपोज्ड गल्फ स्टेट्स रिटेलिएटरी अटैक्स बाय ईरान विच हैव इन्फ्लिक्टेड वाइड स्प्रेड डैमेज। अब इस सेंटेंस में भी हमारे लिए दो किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक तो हम यहाँ पर वर्ड रिटेलिएटरी अपने पास नोट कर लेंगे वोकैब के लिए, और इसी तरह से आपने इसका एक सिनोनिम और एंटोनिम ऐड कर लेना है। और उसके साथ हम जो नेक्स्ट इसका क्लॉज है उसमें देखें दोबारा से रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया गया विच। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है उसके बाद देखें कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जबकि उससे पहले बिल्कुल पहले देखें ईरान सिंगुलर लगा हुआ है। तो हमें पता चला कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले ईरान को क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आने वाला नाउन वो कौन सा है। तो उसमें हमें पता चला कि जो मेन स्ट्रक्चर था सेंटेंस का उसमें जो वर्ड लिखा हुआ था रिटेलिएटरी अटैक्स, यहाँ पर रिटेलिएटरी एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन हमारे पास मौजूद है अटैक्स जो कि प्लूरल है। तो हमने इस वर्ड अटैक्स प्लूरल नाउन को कनेक्ट किया विच के बाद लिखे हुए हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ। अब इस फिक्रे को पढ़े तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो टू रिटेलिएटरी अटैक्स बाय ईरान विच हैव, यानी अटैक्स हैव, यू फिक्रा कंप्लीट होगा। हैव इन्फ्लिक्टेड वाइड स्प्रेड डैमेज,
तो ये हमने आज पैटर्न देखा कि हमने जब अखबार को पढ़ना है, उसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसमें से वोकैब इकट्ठी कैसे करनी है, इसके अलावा उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कैसे करना है और साथ ही हमने वहाँ से ग्रामर के पॉइंट को कैसे फोकस करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह इस पैटर्न को फोकस करें और इन्फॉर्मेशन भी हासिल करें, अपने फैक्ट बुक को बनाते जाएँ। अगली वीडियो के साथ दोबारा फिर मैं हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।